ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन पेपर का थ्योरी का जो पेपर है उसका सेमेस्टर सेकेंड में जो पेपर आया था उसके बारे में है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज नहीं, अगर अगर एनुअली एग्ज़ाम हो रहा है तब भी आप इस पेपर को आराम से देख सकते हैं। और आपकी इच्छा करती है कि अगर इसको हल करने के लिए इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आपका इच्छा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इस पेपर को डाउनलोड कर खुद हल कर लें और बाद में हमारे सीरीज से मैच कर लें, या खुद आप देख के इसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं। जो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, देखेंगे 25-25 के 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सेकंड वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, जब GFET धारा नियंत्रण करने के लिए सक्षम नहीं हो तो बिंदु कहलाता है। यानी when the GFET is no longer able to control the current the point in college। जब धारा नियंत्रण करने के लिए सक्षम नहीं तो उसे कौन सा कहते हैं? तो वह क्षेत्र आपका कहलाता है बैकग्राउंड रीजन। आपका आंसर होगा कि बैकग्राउंड रीजन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बैकग्राउंड रीजन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। दूसरा है, एक GFT के साथ एक इनपुट वोल्टेज परिवर्तन के विरुद्ध आउटपुट धारा परिवर्तन का एक अनुपात कहलाता है। देखिए, इसे ज़्यादा आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हिंदी में पेपर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इसका कौन आंसर सही होगा? ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है इसके आउटपुट परिवर्तन का अनुपात कहलाता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 3 नंबर है, एक प्रकार की GFET बायस को एक ऋणात्मक सप्लाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जो ऋणात्मक सप्लाई की आवश्यकता कहाँ पे होती है? जो GFET होता है जो आपका, तो उसके लिए ऋणात्मक वोल्ट की जो सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो ग दिया है वो सही होगा। गेट के लिए जरूरी होता है ऋणात्मक वोल्टेज की सप्लाई की आवश्यकता होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉनिक से पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक से ही इसमें मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे है, आधार 10 की संख्या प्रणाली का रेफर करता है। यानी आधार 10 किसका होता है? जैसे आपको कहीं लिखने को लिखा हुआ मिलेगा, मान लीजिए कि ऐसे लिख देगा आधार 10 या 1 1 1 1 लिख के 10 लिख देगा। जो भी ये देखिए 10 का जो हमारा बेस होता है हमेशा हमारा दशमलव प्रणाली, जो दशमलव प्रणाली है उसी में ही हम लोग यूज करते हैं 10 की संख्या का प्रणाली का रेफर, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे डेसिमल प्रणाली, ठीक है। आगे दशमलव संख्या 1.5 में द्विधारी में बदलिए। यानी बाइनरी कोड में बदलने के लिए इन्होंने कह रखा है। तो बाइनरी कोड अगर आप बदलेंगे, इसका यही तरीका होता है कि ऐसे खींच लीजिए कॉलम 1151.75, ऐसे करके इसको बस 2 से भाग देते जाइए, 2 से भाग देते जाएंगे। अगर ये पूरी संख्या कट जाएगी तो आपको यहाँ पे ऐसे करके इधर लिखते जाना है। मान लीजिए 200 काट रहे हैं तो 15 दो सते 14 बचा 1, तो 2 पचे 10, फिर 1 बचा आपका 2 पचे 10, यहाँ कुछ नहीं बचा 11, यहाँ हाँ 1 बचा, यहाँ तो 17 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर आपके यहाँ पे आ जाएगा 16 हो गया, 1 17 हुआ था तो 1 यहाँ हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर इसको जब हल करेंगे देखिए यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। तो अगर इस तरह देखते हैं तो आप इसमें उल्टा लिखा जाता है। अगर जैसे इधर से हल करते जाएंगे तो नीचे से लिखते आएंगे और लास्ट वाली संख्या आपका 1 1 प्राप्त होगा, लास्ट वाली संख्या, ठीक है। तो अगर इसको आप हल करेंगे, इसी तरह हल करते जाएंगे तो आप एक बार हल करके देख लीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वही सत्य होगा, ठीक है। 1 1 0 0 1 0 1 1 1.11, यही आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आप एक बार चाहें तो हल करके देख सकते हैं। फिर आगे इन्होंने दे रखा है 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विधारी संख्या
101,101 10 का क्या षष्टमलव। षष्टमलव का मतलब आपका हो गया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल इन्होंने पूछ रखा है, हेक्साडेसिमल आपका क्या होगा। तो अगर आप इसको निकालेंगे हेक्साडेसिमल तो ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5A। 5A इसका सत्य आंसर होगा। हेक्साडेसिमल आपका 101110 का हेक्साडेसिमल आपका 5A आएगा। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं ABCD ऐसे जाके लास्ट में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फिर आगे है एक BCD अंक का स्टोर करने का इस्तेमाल बिट संख्या क्या है। BCD का दोस्तों अगर फुल फॉर्म की बात है, देखिए BCD लिखा हुआ है, याद रखिए, थोड़ा सा स्कैनिंग में गड़बड़ हो गया है। BCD का मतलब हो जाता है बैनरी, B का मतलब बैनरी, C का मतलब कोड, D का मतलब डेसिमल, यानी बैनरी कोड डेसिमल में बिटों की संख्या क्या होगी। अगर एक स्टोर करने के लिए अगर आपके पास अगर एक ऐसे लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा अगर आपको एक लिखना है तो इनमें बिटों की संख्या कितनी, अगर आप 1 लिखते हैं तो इसमें बिटों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 1 नंबर के लिए, एक नंबर के लिए आप में बिटों की संख्या अगर देखें तो एक बिट बराबर आपका होता है, एक बाइट बराबर होता है 4 बिट, यानी 4 बिटों की जरूरत होगी। ठीक है, फिर आगे इसी तरह हम बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा है ADCS में नमूना को पकड़ परिपथ को के लिए डिजाइन किया जाता है। देखिए नमूना मैं इंग्लिश पढ़ के सुना देता हूँ। सिंपल एंड होल्ड सर्किट इन ADC आर डिजाइन टू, जो ACD होता है नॉर्मल, किसके लिए डिजाइन किया जाता है। ACD का मतलब आपको मैं पढ़ा, A फॉर होता है एनोलॉग। देखिए आप लिखते जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं, और फुल फॉर्म अगर कहीं पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसे पूछ रहे एनालॉग एंड डिजिटल। डी का मतलब डिजिटल, ध्यान रखिएगा, यानी का मतलब डिजिटल भाई पूछा है। सी का मतलब हो जाता है कन्वर्टर, मतलब एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, ये डीजी का मतलब होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पता है। फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में क्या आता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, तो इसमें पूछा है कि मतलब ये करता क्या है। रूपांतरित प्रक्रिया के समय बाइनरी काउंटर को आउटपुट नमूनों का पकड़, रूपांतरण प्रक्रिया के समय ADC थ्रो होल्ड वोल्टेज स्थिर करना, रूपांतरण प्रक्रिया में के समय इनपुट एनालॉग सिग्नल स्थिर करना, रूपांतरण प्रक्रिया में यानी कन्वर्टर के समय ADS सीढ़ी तुरंत नमूना पकड़ करना। तो इसका जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ग जो सही है आपका दिया है। इन्होंने पूछा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रूपांतरण प्रक्रिया में समय इनपुट एनालॉग सिग्नल स्थिर करना। अगर इसका इंग्लिश वर्जन कहें तो लिखिएगा, इंग्लिश वर्जन में होगा, आप सुन लीजिएगा, स्टेबलाइज द इनपुट एनालॉग सिग्नल ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन प्रोसेस, यानी रूपांतरण की प्रक्रिया में समय इनपुट एनालॉग सिग्नल को स्थिर करता है, स्टेबलाइज करता है और स्थिर करता है थोड़ा सा। ठीक है, आगे 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है इन्होंने। एक सुरक्षा के लिए विद्युत घरेलू सप्लाई के साधन में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज तार धातु के आवश्यक होते हैं। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, हमको नहीं लगता किसी का अगर इसमें गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है। ठीक, पॉइंट पेन हम सही कर लेते हैं, तो आप लोग अपनी आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक। देखिए आपका जो फ्यूज होता है निम्न गलनांक का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फ्यूज का अगर उच्च गलनांक, देखिए ग कंपेयर किया, अगर उच्च गलनांक आपके फ्यूज का है तो उस समय आपका क्या होगा कि अगर शॉर्ट सर्किट होगी तो आपके विद्युत सप्लाई का जो फ्यूज है गलेगा नहीं,
और आपके उसके जो भी उपकरण है सारे उपकरण और आपकी वायरिंग क्या है, खराब हो सकती है, जल सकती है। उच्च प्रतिरोध होगा तो करंट पास नहीं होगा, तो आपको पूरे करंट नहीं मिलेगी। विशिष्ट ताप यानी निम्न विशिष्ट ताप नहीं हो सकते, उसके निम्न विशिष्ट ताप नहीं हो सकता है। तो आपका वो आंसर नंबर पर क है जो ए है वही सही है कि निम्न गलनांक का होना चाहिए। 10 नंबर है, जब एक चतुर्थ प्रतिरोधक को 3 प्रतिरोधकों के साथ जोड़े तो कुल प्रतिरोध होता है। देखिए, आप इंग्लिश में क्वेश्चन सुन लीजिए। व्हेन ए फोर्थ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 3 रजिस्टर आर टोटल रजिस्टेंस, यानी इन्होंने कहा है एक 3 रजिस्टर है आपके पास, 3 प्रतिरोध पहले है, 3 प्रतिरोध है, ठीक। मान लीजिए आपको 1-1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, ठीक। फिर इन्होंने कहा है कि एक चतुर्थ प्रतिरोध को 3 प्रतिरोध के साथ जोड़े, अगर इसमें चौथा प्रतिरोध हम एक जोड़ देंगे तो इस समय आप इसका प्रतिरोध क्या होगा। जब चारों प्रतिरोध आपके सीरीज में दिए हुए हैं, देखिए इसमें सीरीज में आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे उसमें दिखा रहा है कि सीरीज में, तो जब जब सीरीज में होगा तो कुल प्रतिरोध आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख है आपका बढ़ जाएगा, यानी आपका जो भी प्रतिरोध है वो इंक्रीज होके बढ़ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको डिक्लेयर हो चुका होगा। अब देखिए पूछा, एक श्रेणी प्रतिरोधक के एक स्ट्रिंग को 6 वोल्ट बैटरी की आर पार जोड़ा जाता है। शून्य वोल्टेज R3 को छोड़कर सभी प्रतिरोधक के आर पार मापा जाता है। तो R3 के आर पार वोल्टेज होगा, मतलब दोनों के आर पार वोल्टेज क्या होगा। जब सभी का 0 बता रहा है तो इस समय इसके आर पार वोल्टेज क्या होगा। आप तो कहेंगे 0 वोल्ट होगा, जब सबका 0 तो इसका भी 0, या तो आप कहेंगे 6 वोल्ट, लेकिन ऑप्शन आपका दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही है, 0.6 वोल्ट आपका होगा एक्रॉस R3 के द्वारा, ठीक है, क्योंकि 6 रजिस्टर आपके किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो 0.6 वोल्ट इसका आंसर सही होगा। फिर देखा जाए 12 नंबर, एक परिपथ ब्रेकर एक होता है। ये जो आपका जो सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछा 12वां नंबर है, ये सर्किट ब्रेकर क्या है। तो क दिया है फ्यूज है, ख दिया है स्विच है, निर्वात सुरक्षा डिवाइस है, प्रतिरोधक है। तो मतलब आपका जो क्या है, देखिए जो आपका सर्किट ब्रेकर वो फ्यूज का काम नहीं करता, क्योंकि फ्यूज अलग होता है पर सर्किट ब्रेकर अलग होता है। फ्यूज जो होता है एक बार जब खराब हो जाता है तो उसे चेंज करना पड़ता है। स्विच है तो स्विच की भांति यूज तो होता है, लेकिन वो सुरक्षा डिवाइस के रूप में भी किया जाता है, प्रतिरोधक ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यानी ग सही है, निर्वर्तनीय सुरक्षा डिवाइस है, यानी रिस्टेबल प्रोटेक्टिव डिवाइस। निर्वर्तनीय मतलब आप इसे वैक्यूम मत समझिएगा, इसको वैक्यूम मत समझिएगा, ये कह रहा है निर्वर्तनीय, यानी इसे बार बार रिस्टेबल प्रोटेक्टिव डिवाइस, यानी इसे दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी एक बार आपको सर्किट ब्रेकर ऑफ करके ऑन भी किया जा सकता है, यानी निर्वर्तनीय सुरक्षा डिवाइस है। फिर आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक दिए गए परिपथ में धारा 24 एम्पियर से अधिक नहीं है, कोई परिपथ है, मान लीजिए ये आपकी परिपथ है, कोई भी परिपथ हो सकता है, कुछ परिपथ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसमें धारा 24 एम्पियर से अधिक नहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है, 24 एम्पियर के यहाँ 3 एम्पियर भी हो सकता है, 23 एम्पियर हो सकता है। तो कौन सा मान सबसे अच्छा होगा फ्यूज के लिए, यानी कोई आपके पास सर्किट है और उसमें टोटल करंट 24 एम्पियर से कम है, तो कौन सा मान सबसे अच्छा होगा, तो किस मान का आप फ्यूज लगाएंगे। तो आपके हिसाब से 14 एम्पियर यानी 24 एम्पियर का फ्यूज आपको लगाना है, क्योंकि अब कहा जाए तो 1.5 गुना प्रतिरोध लेके हम लोग 1.5 गुना करंट लगा के हम अपना लगा लेते हैं फ्यूज। तो यहाँ पे 24 एम्पियर से अधिक नहीं है तो 20 एम्पियर का लगाएंगे नहीं, लगाना है तो हम 24 का लगाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि कहा जाता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इन्फानाइट का करंट बहता है। तो 24 एम्पियर का हम लोग लगाएंगे, अगर इससे कम का लगाएंगे तो हमारा फ्यूज परिपथ क्या होगा, गल के गिर जाएगा, यानी उसको खराब हो जाएगा। फिर है, एक एमीटर मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला विद्युत यंत्र है,
यानी एमीटर को एक एमीटर जो नापता, क्या नापता, बहुत आसान सा सवाल है। ऐसा सवाल तो मान लीजिए एक हाई स्कूल का बच्चा भी इसे दे सकता है कि उसमें भी होता है। तो धारा, धारा का मापन करने के लिए विद्युत यंत्र का यूज किया जाता है, एमीटर का यूज किया जाता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है, अब एक बार देखिए तो ध्यान से, आपको लगता है आपने इसे कर चुके हैं। एक फ्यूज और एक सर्किट ब्रेकर के मूल तंत्र, परिपथ ब्रेकर यानी सर्किट ब्रेकर, यानी ये कह रहा है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, यानी आधारित जो आपका फ्यूज और एक सर्किट ब्रेकर मूलतः क्या अंतर होता है। एक फ्यूज धीमा होता है, चलिए हम इसको मान लेते, चलिए धीमा हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे का भी तो पढ़ेंगे। एक फ्यूज पुनः प्रयोग होता नहीं, फ्यूज का पुनः प्रयोग नहीं किया जाता। एक परिपथ ब्रेक पुनः प्रयोज्य है, यानी सर्किट ब्रेकर क्या है, पुनः यूज किया जा सकता है। परिपथ ब्रेकर अधिक भरोसेमंद है, ठीक है तुम भरोसेमंद तो हो सर्किट ब्रेकर, लेकिन जो सर्किट ब्रेकर है उसका मुख्य मूल अंतर होगा कि सर्किट ब्रेकर का पुनः प्रयोग किया जा सकता है, कई बार प्रयोग किया जा सकता है। यानी सर्किट ब्रेकर रहेगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो परिपथ को क्या करेगा, तोड़ देगा, फिर सर्किट को सही किया जाएगा, फिर वो ऑन हो जाएगा। लेकिन जो हमारा फ्यूज है दोबारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर में, यानी सेपरेटली एक्साइटेड है, ये कह रहा सेपरेटली, एक अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर के क्षेत्र को जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, यानी जो आपका डीसी मोटर है उसके क्षेत्र यानी फील्ड को एक्साइटेड करने के लिए, यानी चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो बाहरी सप्लाई स्रोत, देखिए हिंदी वर्जन थोड़ा गड़बड़ लिख लिया है, अगर इंग्लिश आप देखेंगे लिखेगा ये सर्किट ब्रेकर इज रिजुएसेबल, यानी वहाँ पे जो सॉरी टू एक्सटर्नल सप्लाई सोर्स, तो टू द एक्सटर्नल सप्लाई सोर्स, यानी जो बाहरी सप्लाई स्रोत के साथ कनेक्ट हो किया जाता है। हम किसको करते हैं, फील्ड को करते हैं, और उसे मैग्नेटाइज किया जाता है, उसे उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, फिर 17 नंबर है, यदि हम डीसी जनरेटर का क्षेत्र बढ़ाते हैं तो इसका ईएमएफ आउटपुट होगा। यदि हम डीसी जनरेटर का क्षेत्र बढ़ाते हैं तो उसका ईएमएफ आउटपुट क्या होगा, जब हम डीसी जनरेटर का क्षेत्र बढ़ाते हैं। बस इंग्लिश में सुन लीजिए, इफ ए इंक्रीज द फील्ड ऑफ जनरेटर इट्स ईएमएफ आउटपुट, तो हम लिखेंगे तो अनंत रूप से बढ़ेगा नहीं, आउटपुट का अनंत रूप से कभी नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, वाइंडिंग जलने तक बढ़ेगा, ये भी नहीं हो सकता है। जब तक चुंबकीय संतृप्ति नहीं होती तब तक बढ़ेगी। हाँ, जो इसका ईएमएफ वोल्टेज आउटपुट है, ये ध्यान रखिएगा, जब तक चुंबकीय संतृप्ति नहीं होगी तब तक ये क्या होगा, बढ़ेगा। यानी तब तक आपका, जब तक मान लीजिए कोर है तो पहले कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, मतलब कुछ समय के बाद ये मैग्नेटाइज इतना हो जाएगा, एकदम सेचुरेशन अपने पिक वैल्यू पे पहुंच जाएगी, उसके बाद ये वोल्टेज नहीं दे सकती है, वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, वहीं से स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, यानी आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे 5वां चाहे 10वां में, कि जब एक चीनी को घोल को जब हम उसे मतलब घोलने लगते, कुछ सीमा ऐसी होती है जिसमें चीनी कितना भी डालते वो नहीं घुल पाती है। उसी तरह ये होता है कि कुछ समय बाद जब हम इसकी चुंबकीय संतृप्त हो जाती है तो उससे ज़्यादा वोल्टेज ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ग सही है, वो सही होगा कि पहले जब तक चुंबकीय संतृप्त नहीं होती तब तक ये बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ग आपका यानी सी सही है, पहले बढ़ेगा और तब घटना शुरू हो जाए, नहीं घटेगा नहीं, जब बढ़ता जाएगा तो कुछ जाके कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है, एक डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक निम्न के आर्डर में, तो जो अपशिष्ट चुंबक को क्या कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका जनरेटर आपका ईएमएफ पैदा नहीं करेगा, याद रखिएगा। वोल्टेज इन ए डीसी जनरेटर द रेजिडुअल मैग्नेटिज इज ऑफ द ऑर्डर, तो इसका होगा आपका जो रेजिडुअल मैग्नेटिज होता है, ध्यान रखिएगा 2.5% होता है, याद रखिएगा 2.5%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.5% ही रहता है अपशिष्ट चुंबक। ठीक है, और अगर ये 2.5% ना रहे
तो आपका जो ईएमएफ होता है वो जनरेट नहीं कर पाएगा डीसी जनरेटर, उसको फिर से उसमें अलग से सप्लाई देके उसके आर्मेचर को एक्साइटेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2.5% होता है। 19 नंबर है भार पे डीसी शंट, भार पर डीसी शंट जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। देखिए जो शंट मोटर उसे कहा जाए तो उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो धीरे धीरे बढ़ता है। जब उसके ऊपर टर्मिनल वोल्टेज, जब उस पर जब हम लोड डालेंगे, देखिए द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द डीसी शंट जनरेटर ऑन लोडिंग, जब डीसी जनरेटर का जब लोड हम उस पर डालते हैं तो उसका जो सप्लाई वोल्टेज होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे घटेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। धीरे धीरे बढ़ता नहीं, जब उसको लोड पड़ेगी तो जाहिर सी बात वो घटेगी। ठीक है, तेजी से घटता नहीं, तेजी से नहीं घटता, तेजी घटता है तो आपका सीरीज मोटर घटेगा, ये नहीं घटेगा। तेजी से बढ़ता है तो बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा आपका, जैसे लोड बढ़ेगा धीरे धीरे वो घटता चला जाएगा। डिक्रीज द साइक्लिंग। 20 नंबर समांतर ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से प्राथमिक डीसी शंट जनरेटर होता है। समांतर ऑपरेशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, यानी जब पैरेलल ऑपरेशन दो को पैरेलल में जब चलाना है उसके लिए क्या कर रहा है, द पैरेलल ऑपरेशन द डीसी शंट जनरेटर नॉर्मली परफेरेड आर। जो शंट जनरेटर है किस तरह बनाया जाता है, प्राथमिक और डीसी शंट जनरेटर, तो जो उसको सामान्य रूप से जो हमारा होता है दोनों श्रेणी और शंट दोनों रूप में हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए कहा जाए तो जो शंट मोटर है, शंट मोटर तो हम लोग जान लिए जनरेटर मतलब की सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो श्रेणी होता है हमारा बूस्टर के लिए यूज किया जाता है, बूस्टर के रूप में। जब बूस्टर के रूप में जब हमारा कार्य करेगी तो उस समय हमें पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों को क्या किया जाता है, हम लोग डिफाइन करते हैं, क और ख दोनों हमारे यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। आप चाहें तो इस आंसरों को जितना हमने आंसर किया आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, अगर गलत आए तो जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कोई मेरे ऊपर मेरी गलतियाँ बताए। ठीक है, फिर है एक रोटेटिंग विद्युत मशीन। 21 नंबर, एक रोटेटिंग विद्युत मशीन में उत्पन्न टार्क अधिकतम होगा जब जो रोटेटिंग जो भी हमारी रोटेटिंग होती है मशीन होती है उसमें अधिकतम विद्युत टार्क कब होगा, तो जब टार्क कोण शून्य होगा। भाई टार्क कोण शून्य होगा तब तो विद्युत मशीन टार्क उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, टार्क कोण 90 डिग्री, यहाँ ये तो हो है कंफर्म है, लेकिन नीचे का भी पढ़ते, दो चुंबकीय क्षेत्रों के एक दूसरे के साथ संरेखी हो नहीं, जब दो चुंबकीय जब एक साथ संरेखी हो जाएंगे तब तो गड़बड़ा है, क्योंकि चिपक जाएंगे, एक ही क्षेत्र में जाएंगे। क्षेत्र मजबूती अधिकतम होगा और टार्क कोण शून्य होगा। जब टार्क कोण शून्य होगा तो टार्क कहाँ अधिकतम पैदा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। जब टार्क कोण 90 डिग्री का हो, जब लंबवत हो, तभी आपका टार्क क्या होगा, अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। 21 नंबर सही है। फिर है 22 नंबर, डीसी जनरेटर के फ्लैशिंग क्षेत्र का अर्थ क्या है। जो फ्लैशिंग क्षेत्र, इंग्लिश में सुन लीजिए, इंग्लिश में 22 नंबर है, फ्लैशिंग ऑफ फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर मेन। तो कहा जाए तो अवशिष्ट चुंबक का उदासीनीकरण यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ रिज्यूड मैग्नेटिज्म। एक डीसी स्रोत द्वारा अवशिष्ट चुंबक का निर्माण, क्षेत्र में अतिरिक्त एम्पियर टर्न निर्धारित करके फ्लक्स घनत्व बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, जब जनरेटिंग फ्लैशिंग क्षेत्र क्या का अर्थ है, यानी एक डीसी स्रोत द्वारा अवशिष्ट चुंबक का निर्माण करना। जो आपने पीछे का क्वेश्चन पढ़ा है ना, जो हमने अवशिष्ट चुंबक बताया 2.5, वही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा कर दिया। यानी जब ये अवशिष्ट चुंबक यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो खत्म हो जाता है 2.5 जब खत्म हो जाएगा तो हमें अलग से सप्लाई देकर उसे मैग्नेटाइज या रिजिड मैग्नेट करना पड़ेगा। अगर रिजिड मैग्नेट नहीं होगा तो वहाँ पे सप्लाई उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2.5 उत्पन्न करने के लिए अलग से डीसी सप्लाई जोड़ेंगे। तो इसे डीसी जनरेटर के फ्लैशिंग क्षेत्र का यही अर्थ होता है। ठीक है, हमको आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर है 23 नंबर, एक आर्क वेल्डिंग में स्थित आर्क प्राप्त करने निम्न का प्रयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी जनरेटर, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, वो 23 नंबर क्या होगा, डीसी श्रेणी जनरेटर का यूज हम लोग कर ही नहीं सकते आर्क वेल्डिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करंट लेता है।
डीसी शंट जनरेटर इसका भी नहीं होंगे, क्योंकि ये स्थिर देता है क्योंकि जब हम आर्क बिल्डिंग जब इलेक्ट्रोड को जब टच कराते हैं तो उस समय क्या होता है, आर्क बहुत ज़्यादा ही करंट लेता है। डीसी जनरेटर नहीं हो सकता, शंट जनरेटर। डीसी संचय यानी कम्युनिटी कंपाउंड, जो कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर आपका होता है, डीसी संचय यौगिक जो दिया है वो श्रेणी का और शंट और श्रेणी दोनों की गुण रखता है, इसलिए इसका भी जहाँ तक उपयोग होना निश्चित नहीं है। लेकिन डीसी अवकल यौगिक जनरेटर, अवकल में होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, हाँ ये हो सकता है। ये ऐसा जनरेटर है जब इस पे लोड बढ़ता है इसका वोल्टेज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो डीसी डिफरेंशियल मोटर है, जैसे इस पर हम लोड डालें इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यही एक ऐसी जो डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर। देखिए डीसी जनरेटर का यूज होता है, लेकिन डीसी मोटर का यूज हम कहीं नहीं करते हैं डीसी डिफरेंशियल का, क्योंकि जितना इस पे लोड बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जब स्पीड बढ़ती जाएगी तो एक ऐसी स्थिति पे पहुंचेगी जहाँ पे वो खतरे का घंटी बन जाएगी। इसीलिए डीसी डिफरेंशियल मोटर का नहीं, लेकिन डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं बस आर्क के लिए। 24 नंबर है, एक डीसी मोटर के गति वृद्धि के साथ, जब उसमें एक डीसी मोटर गति वृद्धि होगी तो क्या होगा, मतलब क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइन धारा के साथ दोनों बैक ईएमएफ बढ़ता है, गलत। जब लाइन धारा नहीं होगी दोनों बैक ईएमएफ और लाइन धारा गिरता है, ठीक है। फिर बैक ईएमएफ बढ़ता है परंतु लाइन धारा गिरती है, बैक ईएमएफ गिरता है और लाइन धारा बढ़ती है। तो बहुत बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आपको पाएंगे ख नंबर सही है, ख ख ख ख ये सही है, ध्यान रखिएगा, मार मत दीजिएगा इसको, क को। ख आपका सही है, दोनों बैक ईएमएफ और लाइन धारा गिरती है। देखिए जैसे ही हमारा स्पीड इंक्रीज होगा और धारा जब बढ़ेगी तो हमारा जो बैक ईएमएफ है ऑटोमेटिक गिरेगा, क्योंकि ये आपका जितना भी जनरेट ईएमएफ होगा उसकी क्या होता है, काउंटर ईएमएफ होता है, ये उसका विरोध करता है। तो बैक ईएमएफ एंड लाइन करंट क्या होगा, फेल होगा जब गति अचानक वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ख सही है। 25 नंबर आपका दिया है, किसी मोटर के नेम प्लेट पे निर्दिष्ट आउटपुट सदैव होता है, यानी कोई डीसी मोटर है उस पर जो नेम प्लेट जो लगा होता है, देखिए कोई भी मोटर हो चाहे जनरेटर उसके ऊपर एक नेम प्लेट लगा था किसी मशीन की, तो उसी में लिखा था 220 वोल्ट 10 HP 50 HP RPM 1500 RPM 1450 RPM ऐसा कुछ लिखा होता। तो वही इन्होंने पूछ रखा है कि मतलब होता क्या है कि एक डीसी मोटर के नेम प्लेट पर जिस आउटपुट सदैव होता है क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका होगा, जो उस पर जो निर्दिष्ट होता है कुल शक्ति, खींचे गए शक्ति वाट में, खींचे गए शक्ति वोल्ट एम्पियर में, या 60 पर आउटपुट वोल्टेज, जो भी। देखिए किसी मोटर जब देखिए वोल्टेज लिखा है, ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे होगा 60 पे आउटपुट वोल्टेज की जगह होगा पावर, पावर हो सकता है, हाँ पावर हो सकता है। ये 60 पर आउटपुट पावर, जो भी मोटर होती है उसकी जो भी रेटिंग लिखी होती है आरपीएम में एचपी में, वो 60 पे जितना आउटपुट वाटेज होता है, वोल्टेज देखिए वो वाटेज लिखेंगे, वहाँ पे हम पावर लिखेंगे, वाटेज नहीं पावर लिखेंगे। 60 पर जो हमें उत्पन्न पावर होता है वही नेम प्लेट पे लिखा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे के जो 25 क्वेश्चन मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको जरूर दे दूंगा, लेकिन इतने क्वेश्चन को आप जरूर रिवीजन करें, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और अपने आप की तैयारी को परखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।